हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं एवं राजनीति विज्ञान विभाग के शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान विभाग से हिमांशु और मेरे साथी दिग्विजय सर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागमों के अध्ययन की कड़ी में लेकर आए हैं उदारवादी उपागम, जो कि यथार्थवादी उपागम के बाद एक प्रमुख उपागम रहा है। उदारवाद वैसे तो दर्शन, आर्थिकी के क्षेत्र में या फिर राजनीति के प्रमुख विचारधारा रही है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यथार्थवाद के बाद उदारवाद एक प्रमुख दृष्टिकोण माना जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका एक डिसिप्लिन के रूप में जो विकास हुआ वो भी हम देखें तो यथार्थवाद और उदारवाद के बीच में जो एक बड़ी बहस रही, जिसे हम ग्रेट डिबेट कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उससे माना जाता है। और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो विमर्श रहा वही एक विकास की, जो हमारे डिसिप्लिन की विकास की एक तरीके से एक हिस्ट्री रही है। तो ये दिखाता है कि कैसे उदारवाद भी एक महत्वपूर्ण उपागम रहा है। साथ ही अगर हम देखें कि अगर हम उदारवाद को समझना चाहें तो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जो यथार्थवादी पोजीशन रही है, उसकी तुलना में अगर हम उदारवाद को समझें तो हमें मदद मिलती है दोनों को साथ में समझें। जैसे यथार्थवादी जो मानव प्रकृति है, मानव प्रकृति को वे स्वार्थ से प्रेरित मानते हैं और हमेशा संघर्ष के लिए तत्पर वो कहते हैं कि मानव प्रकृति रहती है। वहीं अगर हम उदारवादियों की हम बात करें तो वे मानव प्रकृति को सहयोग एवं विवेकशील मानती हैं। और इसी कड़ी में उदारवादी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं के माध्यम से सहयोग पर विश्वास रखते हैं। इसी विवेकशीलता के कारण ही वो बोलते हैं कि संस्थाओं के द्वारा सहयोग संभव है। बिल्कुल, वो उनका ये मानना है कि उनका एक सकारात्मक आपका दृष्टिकोण है मानवीय प्रकृति के प्रति, और उनका ये मानना है कि सहयोग और सद्भावना जो है वो हमेशा मतलब एक तरीके से एक संभावना उसकी बनी रहती है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम उदारवाद का देखें तो वो है कि पारस्परिक निर्भरता जो है, आगे उस पर हम बात करेंगे। पारस्परिक निर्भरता पे भी वो कहते हैं कि वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो कहते हैं कि जो विश्व है उसमें आपस में एक पारस्परिक निर्भरता रही है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो यथार्थवादी जहां संघर्ष पे जोर देते थे, ये लोग सहयोग पे जोर दे रहे हैं। जहां वो कहते थे कि आपका एक तरीके से विश्व में कोई भी एक वैश्विक गवर्नेंस न होने के कारण एक तरीके से एक अराजकता, जो स्ट्रक्चर में वो कहते थे कि अराजकता है, वो व्याप्त है। जो उदारवादी हैं उनका ये मानना है कि हाँ, अराजकता है, लेकिन उसको आपका सहयोग और संस्थाओं के माध्यम से हम एक तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है, और इसी कारण से वो लोग इस पे ध्यान देते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु रहा है उदारवाद का, अगर यथार्थवाद के कंपैरिजन में हम देखें तो वो रहा है कि वो लोग कहते हैं कि यथार्थवादी जो होते हैं वो उनका मानना है कि जो मुख्य आपका अभिकर्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो राज्य है। वो कहते हैं कि राज्य एक मुख्य अभिकर्ता तो है, लेकिन उसके साथ कई गैर राज्य अभिकर्ता भी हैं, जिनको अगर आप एक तरीके से नकार देंगे या इग्नोर कर देंगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उसकी पूर्ण जो एक तरीके से आप पिक्चर है उसको आप नहीं देख सकेंगे और उसको आप पूर्णतया समझ नहीं सकेंगे। तो उनका मानना है राज्यों के साथ साथ आप देखें तो जैसे कि गैर राज्य आपका जो एनजीओ होते हैं या फिर एमएनसी हैं, देखिए आजकल इंटरनेशनल एमएनसी हैं जो विश्व भर में आपका वो काम करती हैं, विश्व भर में उनके जो है ऑपरेशंस होते हैं। और आपका बाकी भी, जैसे वो लोग कहते हैं, इवन वो कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल हैं, ये भी एक तरीके से एक प्रमुख भूमिका इंटरनेशनल रिलेशंस में मानते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे जो ड्रग कार्टेल हैं, जैसे कि वो भी आपका जो राज्य की सीमाएं हैं उनके बाहर काम करते हैं, और उनका आप देखें जो ये नार्को जो एक तरीके से ट्रेड रहा है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, वो कहीं कहीं राज्यों से भी ज्यादा वो शक्तिशाली हैं। तो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझ पाएंगे अगर आप इन गैर राज्यीय जो आपका संगठन है, गैर राज्यीय जो अभिकर्ता हैं, उनको आप नेग्लेक्ट कर देंगे? तो नकारा नहीं जा सकता अगर हम देखें तो अगर हम मुख्य तौर पर अगर देखें, जो हम मुख्य बिंदु अगर देखें उदारवाद के, तो वे इनका मानव प्रकृति के प्रति इनका आशावादी दृष्टिकोण है और संस्थाओं को कैसे ये महत्व देते हैं और परस्पर निर्भरता की जो ये बात करते हैं, और राज्य के साथ साथ गैर राज्य अभिकर्ताओं का, जैसे आपने बताया कि उनको भी ये महत्व देते हैं, और शांति और सहयोग की संभावना जो हमेशा बनी रहती है। इनका यही मानना है कि सहयोग और शांति की संभावना हमेशा बनी रहती है। जो जैसे यथार्थवादियों ने कहा था कि युद्ध जो है वो एक तरीके से हमेशा आपका बना रहेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो जो उदारवादी हैं वो ये मानते हैं कि युद्ध अपरिहार्य नहीं है और शांति की स्थापना जो है सहयोग की भावना से शांति की स्थापना
की जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय उसमें भी। तो इसी उसमें हम देखते हैं कि जो उदारवाद का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के रूप में जो एक तरीके से विकास हुआ, उसमें कई चरण रहे हैं। तो इन चरणों में हम कहते हैं कि जैसे प्रथम जो रहा वो शास्त्रीय उदारवाद रहा। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध तक जो उदारवाद रहा उसे कहा जाता है आदर्शवाद का नाम दिया जाता है। और युद्धोत्तर उदारवाद जो था वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, और उसमें भी कई उपागम हैं जिन पे अब हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें, जो अगर हम शास्त्रीय उदारवाद की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो आया, प्रथम विश्व युद्ध से पहले काफी पहले, उसके बाद और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन था वो भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही पूर्ण रूप से अलग से पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दार्शनिक रहे या फिर जो अदर विचारक रहे, जैसे अब राजनीति से संबंधित विचारक रहे, तो उनके विचारों को हम देखें तो शास्त्रीय उदारवाद में सम्मिलित किया जाता है। तो जैसे कांत थे, जो इमैनुअल कांत थे, एक बड़े दार्शनिक रहे हैं और दर्शन शास्त्र में उनका बड़ा एक योगदान रहा है। उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक कृति थी जिस परपेचुअल पीस जिसका नाम था, जिसमें वो एक विश्व भर में शांति के लिए क्या करना चाहिए इस पे विचार करते। तो उनका यह मानना था पहली चीज की लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक जो राज्य होते हैं वो युद्ध कम करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्यों में जो निर्णय शक्ति होती है वो लोगों के पास होती है, और लोग जो हैं वो एक तरीके से राजा ईगो के लिए युद्ध कर सकता है, लेकिन लोग जो है वो उसके परिणाम जानते तो वो कम युद्ध करेंगे। साथ ही साथ जो वो आते हैं अपने यथार्थ, जो अपने उपयोगितावादी जो दो विचारक रहते हैं अपने, हाँ बिल्कुल, उपयोगितावाद के दो विचारक जो हैं, जैसे जो बेंथम है और जो मिल हैं, वो भी आपका शास्त्रीय उदारवाद में गिने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और उनके भी यही एक विचार रहे हैं कि कैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी एक तरीके से शांति जो है वो स्थापित की जा सकती है, आपका और सहयोग और सद्भावना बनाई जा सकती है। खासकर बेंथम का एक महत्वपूर्ण जो योगदान हम कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनल जो शब्द है वो अपने आप में बेंथम की इजाद थी। उनसे पहले लॉ ऑफ नेशंस या अलग वो करे जाते थे। उन्होंने जब ये एक तरीके से जो शब्द है इंटरनेशनल उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसके बाद इंटरनेशनल जो ये है शब्द है वो आपका उपयोग में आया। और तो ये आपका शास्त्रीय उदारवादी थे। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपका, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं, जो एक प्रमुखता से जुड़ा हुआ है वुड्रो विल्सन के नाम से, जो कि अपने आप में एक राजनीति शास्त्री भी थे और अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। तो उनका जो एक तरीके से उनसे जुड़े हुए विचार हैं, उन्हें हम आपका आदर्शवाद में को लेकर देखते हैं। तो उनका जो भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उनका आकलन था कि इस तरह के विश्व युद्धों को आगे से अगर हम रोकें तो उसके लिए हमें कुछ संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस की उन्होंने स्थापना करी। लेकिन अगर बाद में देखें तो हम यूएस ही स्वयं लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं होता है। और लीग ऑफ नेशंस का जो एक तरीके से हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, वो विफल होता है द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसी कारण से उनको आदर्शवादी के रूप में उनको संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो जो शांति के लिए उन्होंने कई चीजें थी, जो वास्तविकता थी उसको वो देख नहीं पाए, और वो थोड़ा एक तरीके से आदर्शों में आपका वो रह गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उदारवाद आता है वो थोड़ा एक सोबर है, वो आपका यथार्थवाद से भी सीखता है, और वो ये मानता है कि शांति के लिए आपको कार्य करना पड़ता है, एक्टिवली आपको कार्य करना पड़ता है। शांति जो है वो अपने आप एक तरीके से स्थापित नहीं होगी। विचार से अगर हम देखें तो पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक पूरा अम्ब्रेला आता है जो युद्धोत्तर उदारवाद से हम कहते हैं, और उसके अंदर उपागम भी हम कुछ पढ़ते हैं। तो वो एक पूरी धारा जो परिवर्तित हो जाती है जब, हाँ, जिसे हम एक तरीके से युद्धोत्तर उदारवाद, पोस्ट वॉर जो आपका लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में रहा, तो उसमें प्रमुख जो आपका 4 हमारे उपागम हम कह सकते हैं। वैसे ये काफी आपका एक दूसरे से बोरो करते हैं, और कई विचारक जो हैं वो दोनों में आते हैं। वो पहले किसी विचारधारा को मानते हैं, बाद में उनका एक परिवर्तन होता है, ये भी हम देखते हैं। तो इसमें संस्थागत, जिसे इंस्टीट्यूशनलिज्म कहा जाता है, संस्थागत उदारवाद रहा है। आपका पारस्परिक निर्भरता उदारवाद रहा है। प्रकार्यवाद, जिसे हम फंक्शनलिज्म कहते हैं, वो रहा है। और आपका गणतांत्रिक उदारवाद, ये 4 एक मुख्य हम तरीके से कह सकते हैं एक धाराएं रही हैं उदारवाद की। हाँ, संस्थागत अगर हम उदारवाद के अगर हम बात करें तो बिल्कुल, संस्थागत उदारवाद की अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि संस्थाएं जो हैं वो आपका उनकी स्थापना
और उनके माध्यम से सहयोग अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के माध्यम से आपका एक तरीके से जो है शांति की तरफ विश्व बढ़ सकता है, एक बेहतर आपका विश्व हम बना सकते हैं। संस्थागत उदारवाद आपका प्रैक्टिस में भी लाया गया, क्योंकि आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी युद्ध के आपको रोकने के लिए, युद्ध के निवारण के लिए काफी मतलब लोगों का वो रहा। और जो एक यूएनओ जो हमारा बना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना, और जो उसके बाद सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस बने, यही जो एक इंपल्स थी संस्थागत उदारवाद की, उसी के तहत आपका आया है। तो संस्थागत उदारवाद में अगर हम विचारक कहें तो जैसे रॉबर्ट क्योहान रहे हैं या स्टीफन क्रेसनर रहे हो, जिन्होंने रिजीम की बात करी। हाँ, रिजीम अगर हम देखें तो रिजीम थ्योरी जो स्टीफन क्रेसनर बोलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम बनाए गए या जो संधियां थी, उन संधियों के द्वारा ही जो था पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो चलती थी। हाँ बिल्कुल, उनका ये मानना है कि जो नियम और ये जो नियम है, और जो नियम भी अगर एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस के मतलब लेवल पे फॉलो किए जाते हैं तो ओवर टाइम वो एक संस्था की तरह काम करने लगते हैं। जैसे WTO अगर हम कहेंगे, WTO भी एक संस्था उसका बिल्कुल देखिए WTO का जो डेवलपमेंट हुआ, पहले वो ट्रेड टॉक्स आपका उनकी होती हैं, और कैसे आपका ट्रेड को बेटर मतलब उसको बेहतर आपका विश्व में किया जाए वो करा, और उसके बाद एक संस्था के रूप में वो जन्म लेता है, WTO जन्म लेता है। तो ये जो रेजीम पर, संस्थाओं पर जो एक विश्वास है और उनके पारस्परिक क्रियाकलाप और सहयोग की संभावना पर जो ये विश्वास है, वह संस्थागत जो उदारवाद या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में आता है। इसी से संबंधित अगर हम देखें तो ये पारस्परिक निर्भरता जो है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो है, तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार, पूंजी, संचार, इन सब का मिलकर जो एक जाल के तौर पर जो एक पूरा बना हुआ है राष्ट्रों को, और यही जोड़ता है राष्ट्रों को। अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल, अगर हम यथार्थवादियों से तुलना करें तो यथार्थवादी जैसे बिलियर्ड बॉल की बात करते हैं कि दो राज्य अगर, बिल्कुल वो कहते हैं कि राज्यों का इंटरैक्शन उन्होंने समझाने के लिए कहा है कि यथार्थवादी एक तरीके से देखते हैं कि राज्यों का इंटरैक्शन कैसा है, बिलियर्ड बॉल्स की तरह, वो आपस में टकराते हैं, संघर्ष रहते हैं। लेकिन जो आपका एक्चुअल जो वास्तविक आपका राष्ट्रों का एक तरीके से रिलेशन है, वो एक जाल, वो मकर जाल की बात करते हैं, कॉबवेब की तरह, कि वो कैसे आपस में व्यापार से, पूंजी से, संचार से आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर इन चीजों को आप, जो जैसे कि यथार्थवाद थोड़ा इनको कम महत्व देता है, तो कहते हैं अगर इन चीजों को आप कम महत्व देंगे, इनको नकार देंगे, तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पूर्ण जो एक तरीके से आपका पिक्चर है उसको आप नहीं समझ सकेंगे। तो ये जो सह अस्तित्व है, अगर हम कहें कि अगर वो आपस में जिस तरह से वो जुड़े हुए हैं, वो उस जुड़ने की वजह से ही उनका अस्तित्व बना हुआ है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और ये भी महत्व है जो उनका जुड़ाव है, और इन माध्यमों से वो भी महत्व रखता है। ये आपका पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांत की एक बेसिक वो रही है, जिसकी अगर हम संक्षिप्त में कुछ जो आपका विचारक रहे हैं, जैसे क्योहान नाय, इसमें भी हमारे आते हैं, उन्होंने ही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। चार्ल्स किंडलबर्गर हो या सुजन स्ट्रेंज हो, ये लोग आपका एक तरीके से जो पारस्परिक निर्भरता उदारवाद है उसमें आते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो आपका धारा रही है, वो रही है प्रकार्यवाद की या फंक्शनलिज्म की। तो फंक्शनलिज्म बेसिकली जो है आपका डेविड मिट्रिनी द्वारा वो करा था। उनका ये कहना था कि जब कोई दो राष्ट्र जो है वो तकनीकी या कार्यात्मक सहयोग में आपस में काम करते हैं, तो धीरे धीरे वह राजनीतिक संबंधों की तरफ भी बढ़ते हैं और फिर शांति और सहयोग की तरफ भी बढ़ते हैं। इसका वो एक एग्जाम्पल जो वास्तविक भी हुआ, वो हम देख सकते हैं फ्रांस और जर्मनी में युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल और स्टील में उनका कॉपरेशन बढ़ा, और कोल और स्टील में उनका कॉपरेशन होने के कारण ही उनके राजनीतिक रिलेशन धीरे धीरे बेहतर। वेस्ट जर्मनी की ये बात हो रही है, क्योंकि आप जानते होंगे जर्मनी दो में विभाजित था, तो उनका धीरे धीरे से फ्रांस और वेस्ट जर्मनी का धीरे धीरे आपका सहयोग बढ़ा, राजनीतिक सहयोग भी बढ़ा, और उसके बाद राजनीतिक रिलेशन जो कि हम देखते हैं इतनी बड़ी युद्ध की स्थिति उनमें पिछले दशकों या कितने सालों तक उनमें रही, वो आपका धीरे धीरे से कम हुई और उनमें एक अच्छा राजनीतिक सहयोग बन चुका। तो ये आपका एक प्रकार्यवाद का एक तरीके से फंक्शनलिज्म का एक डॉक्ट्रिन था। इन्हीं तत्वों में अगर हम देखें तो जो अर्नस्ट हास आते हैं, वे बोलते हैं कि अगर हम राजनीति को भी, अगर हम इन सभी तत्वों के साथ, जैसे हमारा डेविड मिट्रिनी द्वारा कहा गया था कि राजनीति को छोड़कर बाकी जो आर्थिकी में सहयोग होना चाहिए, उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सहयोग, और वो तो एक तरीके से अर्नस्ट हास का ये मानना था कि जो कि सच भी हुआ, स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट था। वो कहते हैं कि जब कोई भी आपका तकनीकी और कार्यात्मक सहयोग करता है, तो ओवर टाइम आपका ये चीजें जो है, ये जो सहयोग है वो राजनीति के क्षेत्र में भी स्पिल ओवर होता है,
छलक के आता है और वहां भी वो सहयोग होने लगता है। तो अगर आप यूरोपियन संघ को देखें तो देखिए कैसे जो राज्य जो बटे हुए थे, जो युद्ध करते हैं आपका आपस में, वो धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले तकनीकी और कार्यात्मक सहयोग करते हैं, धीरे धीरे उनकी आर्थिकी मिलने लगती है और आज हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन के रूप में वो सामने आए हैं, जिसमें एक तरीके से आप देखें सिंगल करेंसी हमारे वहाँ यूरो उनके वहाँ है और इतना ज्यादा उनका सहयोग है, यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो ये जो है जो अर्नेस्ट हास का एक तरीके से नव प्रकारवाद नियो फंक्शनलिज्म था, उसकी एक तरीके से हम देख सकते हैं वास्तविक विश्व में भी होता हुआ हम देखते हैं। अगले उपभागम की तरफ अगर हम चलें तो गणतांत्रिक उदारवाद की जो हम बात करते हैं, ये कांट से प्रभावित होकर ही, और चार्ल्स जो माइकल डॉयल माइकल डॉयल ने जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दी थी, वो कांट से काफी प्रभावित थे और कांट ने जो बात करी थी कि लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध कम करते हैं, उसी को वो आगे बढ़ाते हैं और उनका कहना है कि गणतांत्रिक देश जो है वो आपस में युद्ध कम करते हैं और एक शांति की स्थापना उनके बीच में बेहतर हो सकती है। लेकिन इसमें एक पेच उनकी जो थ्योरी में वो रहा है कि वो खुद भी मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश जो है वो अधिनायकवादी जो देश है उनके साथ युद्ध बिल्कुल आपस में वो युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बाकी अधिनायकवादी उनके उनसे तो वो युद्ध करते हैं। जैसे कि आप कोल्ड वॉर के समय में आप देखें, इतने हमारे जो युद्ध रहे और बाद में भी यूएस और इराक का जो युद्ध रहा, वो एक तरह से कितना इसे पीस थ्योरी वो कहते हैं उसे लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, लेकिन कितना इसे शांति का सिद्धांत कहा जा सकता है, इस पे काफी जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने उसकी आलोचना की है। तो ये जो हमारे रहे हैं चार, जो हमने आपको युद्धोत्तर उदारवाद की जो हमारी धाराएं रही, आपका संस्थागत, पारस्परिक निर्भरता, प्रकारवाद और गणतांत्रिक उदारवाद। तो वर्तमान के परिवेश में अगर हम देखें तो उदारवाद का क्या महत्व है और उदारवाद कितना सफल रहा है, तो इसमें जो इकेनबेरी आते हैं वो उनके द्वारा 3 धाराएं बताई गई कि एक समय के हिसाब से। बिल्कुल, इकेनबेरी का ये कहना है कि 3 धाराएं रही हैं। वो कहते हैं लिबरलिज्म 1.0 जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के उसको कहते हैं। लिबरलिज्म 2.0 वो कहते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध से आप 2000 की जो पहला दशक था या वॉर ऑन टेरर जो शुरू हुई, जो 9/11 हुआ, तब तक के उसको वो कहते हैं। और आज इकेनबेरी का मानना है कि लिबरलिज्म जो उदारवाद है वो एक तरीके से क्राइसिस में है, जो कि हम आज देखते हैं कि देखिए सहयोग घट रहा है अंतरराष्ट्रीय जगत में। हम डीग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, ट्रंप द्वारा आप देखें आजकल टैरिफ लगाए जा रहे हैं। फ्री ट्रेड जो एक तरीके से माना जाता है, एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, उस पे भी आप जो एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है वो सवाल कर रहा है। तो एक तरीके से है, हम कह सकते हैं उदारवाद की में एक जो क्राइसिस आई है, बिल्कुल जो सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो सिर्फ अपने हर राष्ट्र, अगर हम देखें तो आज के परिवेश में तो हर राष्ट्र अपनी जो स्वहित की तरफ ज्यादा दिख रहा है। सहयोग का जो सिद्धांत देता है उदारवाद, तो वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिखता है। तो क्या ये क्राइसिस है और कैसे ये आगे चल के बनेगी, ये तो हम बाद में देखेंगे। तो ये था हमारी एक परिचर्चा उदारवाद के ऊपर, और उदारवाद कैसे एक उपागम है और क्या उसके उपागम रहे हैं। और हमारी आशा है कि इससे आपको उदारवाद के बारे में समझने में सहायता हुई होगी। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद।